हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 के एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री की बुक है उस फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट चैप्टर है ईंटें, मनके और अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता के बारे में उसके कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हम इस वीडियो में करने वाले हैं। जो भी कुछ इम्पोर्टेंट था एनसीईआरटी से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो इस वीडियो में मैंने कवर किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है हड़प्पा संस्कृति की सिंधु नदी की घाटी में फैले होने के कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो नाम है वो किसी न किसी कारण से हैं। जैसे इसको हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जिस जगह की खोज हुई थी उस जगह का नाम हड़प्पा था। तो कोई भी संस्कृति या कोई भी नई खोज जब होती है तो उसका नाम उस स्थान के नाम पे रख दिया जाता है। तो हड़प्पा संस्कृति इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जिस स्थान की खोज हुई थी उसका नाम हड़प्पा था। दूसरा है कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास की का जो एरिया था वहीं पर इसके सारे शहर मिले थे, तो इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र और कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। इसमें पुरातात्विक कौन होता है? पुरातात्विक वो लोग होते हैं जो पुरानी चीज़ों के बारे में नॉलेज इकट्ठा करते हैं। तो पुरातात्विक जो होते हैं वो एक वर्ड आता है संस्कृति और एक वर्ड है सभ्यता। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हमने पढ़ा ना हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता। तो हमें सबसे पहले संस्कृति और सभ्यता का डिफरेंस पता होना चाहिए। संस्कृति का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में अगर लोग एक जैसे मतलब भौगोलिक स्थितियां हैं, एक जैसा खान पान है, एक जैसे बर्तन, पहनावा, सब कुछ लगभग एक जैसा है, तो उस पर्टिकुलर एरिया को एक संस्कृति नाम दे दिया जाता है। और अगर वही चीज़ें आसपास की कई सारी संस्कृतियों में अगर एक जैसी हैं, बहुत दूर तक उसका विस्तार है, तो उसे हम सभ्यता का नाम दे देते हैं। सेकंड पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान पर। ये आ गया सेकंड पॉइंट। किसका नाम हड़प्पा क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, पहली बार जहाँ जिस स्थान की खोज हुई वह जगह का नाम हड़प्पा था, तो इसलिए सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया। तो दो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं। पहला तो ये है कि इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जिस स्थान की खोज हुई उसे वो हड़प्पा था, तो इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर हैं वो ज्यादातर सिंधु नदी और उसके आसपास के एरिया में ही फैले हुए हैं, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा संस्कृति के जो सबसे दो प्रसिद्ध नगर हैं वो हैं, एक तो हड़प्पा जिसकी सबसे पहले खोज हुई थी और दूसरा है मोहनजोदड़ो। इनको हड़प्पा सभ्यता की राजधानियां भी माना गया है, क्योंकि माना इसलिए गया है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो हमारे आदि इतिहास का हिस्सा है। आदि इतिहास का मतलब ये होता है, एक होता है प्राक इतिहास। प्राक इतिहास से होता है कि इंसान लिखना पढ़ना नहीं जानता था, जैसे आदि मानव का काल है उसको हम प्राक इतिहास के अंदर रखते हैं। और आदि इतिहास का मतलब होता है कि इंसान पढ़ना लिखना तो जानता था, लेकिन वो क्या लिख कर गया है उसको आज तक हम पढ़ नहीं सके हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग लिखना जानते थे, उनकी एक विशिष्ट प्रकार की शैली थी जिसको भाव चित्रात्मक शैली नाम दिया गया है, लेकिन उस शैली को हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। इसीलिए हम हर चीज का अंदाजा लगाते हैं कि शायद ऐसे ऐसे हुआ होगा। तो इसीलिए जब इंसान ने लिखा है, इतिहास लिखा हुआ हमें मिल गया, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं, उसे हम आदि इतिहास कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता आधे इतिहास काल का हिस्सा है। इसके बाद हमारी वैदिक सभ्यता शुरू होती है, पर क्योंकि वैदिक सभ्यता के जो आर्यन लोग थे उन्होंने जो कुछ लिखा उसको हम पढ़ पाए हैं, तो उसको जो है हम फिर प्राचीन इतिहास में रखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के दो सबसे प्रसिद्ध नगर रहे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो।
नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता जो सबसे पहली बार खोजा गया था, उसकी जो खोज थी वो 1921-22 में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा नामक स्थल की, देखो सभ्यता और स्थल, जहाँ हड़प्पा स्थल आएगा उसका मतलब ये है कि सिर्फ हड़प्पा नामक जगह की बात हो रही है। जहाँ हड़प्पा सभ्यता आ रहा है इसका मतलब बहुत बड़ी, मतलब बड़े लेवल पर बात हो रही है। तो हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। बात हड़प्पा सभ्यता की है तो इसमें कई सारे लोगों का नाम आ जाएगा, तो जिसमें कि राखलदास बनर्जी जिन्होंने मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की थी, और इसके अलावा सर जॉन मार्शल जो उस समय हमारे जो पुरातात्विक विभाग है उसके महानिदेशक थे। तो इन सब की देखरेख में जो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि शहरों की खोज हुई थी। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का जो विकसित काल है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। इसमें ये है कि एक हड़प्पा का शुरुआती काल है जिसमें कि हड़प्पा की शुरुआत हुई थी, शहर बनने की शुरुआत हुई थी। फिर होता है विकसित काल की जिसमें हड़प्पा सभ्यता अपने पूरे विकास पर थी, और लास्ट होता है जो उसका अंतिम पड़ाव वाला काल होता है, उसमें जो है 1900 से 1500 ईसा पूर्व के बीच में वो है। तो जो मेन जो विकसित काल है वो यहाँ पे 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व दिया गया है। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि कार्बन C14 के अकॉर्डिंग हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है, तो वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पहले वाला समय। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु यहाँ की मोहर है। सिंधु घाटी की सबसे विशेष वस्तु जो है वो मोहर है, और ये सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत, यानी कि लिखित सामग्री तो मिली, उसको तो हम पढ़ नहीं पाए वरना तो हमें सब कुछ पता चल जाता। तो फिर हमने हड़प्पा संस्कृति के बारे में कैसे जाना, तो मृद भांड का मतलब है मिट्टी के बर्तन जो मिले हैं हमें खुदाई से जमीन के अंदर से। भौतिक अवशेष में मतलब जो वो अपने सामान घरों में यूज करते थे वो चीजें, उनके पहने हुए आभूषण जो है वो या तो कांसे के बने होते थे, धातु के या पत्थर के या हड्डियों के बने होते थे। और एक वो फेयंस नाम की जो है एक वो बनाते थे, वो स्पेशल टाइप की जो है मिट्टी को लेकर और उसमें गोंद मिलाकर बनाते थे, उससे भी औजार बनाते थे। नेक्स्ट है औजार भी मिले हैं उस समय के बहुत सारे, हल मिला है, खरल मूसल मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। मोहरे क्या होती थी कि उस समय जो है पैसा नहीं होता था, तो लोग एक दूसरे से सामान, क्योंकि व्यापार तो करते ही थे, तो व्यापार कैसे करते थे, व्यापार पे जब लोग अपना सामान इधर उधर बेचते थे तो उस पे हर किसी की अपनी एक मोहर होती थी, उस पे उसका एक निशान होता था, उसका ठप्पा लगाकर वो जो है एक दूसरे को देते थे। उस समय की जो इमारतें हैं, जैसे मान लो मोहनजोदड़ो से एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, उन सबको देख के हमने अंदाजे से इतिहास को लिखना शुरू किया है। और खुदाई में मिले बहुत सारे सिक्के। नेक्स्ट है हड़प्पाई संस्कृति के प्रमुख क्षेत्र, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है हमारी वो किस किस देश में फैली हुई मिली है। इसके 3-4 स्थल हमें अफगानिस्तान में मिले हैं, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के में भी काफ़ी हिस्से में, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला एरिया है जो भारत को टच करता है, वहाँ पे बहुत सारे स्थल हैं जो स्टार्टिंग के जो स्थल खोजे गए थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूड़ो, वो सब पाकिस्तान में ही है। और भारत में कहाँ कहाँ पर है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, जिसका कि इसमें नाम यहाँ पे दिया नहीं हुआ है। नेक्स्ट है इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, नागेश्वर, बालाकोट, चंदूड़ो, कोटजिदी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी। ये बनावली और राखीगढ़ी हरियाणा में आता है। कालीबंगन जो है वो राजस्थान में है, लोथल, धोलावीरा ये जो है ये गुजरात में है। नेक्स्ट है यह एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय मतलब ये यहाँ पे शहर थे और लोग खेती से ज़्यादा व्यापार करते थे, और ना सिर्फ व्यापार बल्कि विदेशों में भी व्यापार करने के संकेत हमें हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। यानी कि इतने साल पहले, आज से 2300 ईसा पूर्व, 2300 ईसा पूर्व का मतलब हो गया आज से
4300 साल पहले जो है लोग विदेशों में भी व्यापार करते थे और यहाँ की प्रमुख विशेषता है नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन था वो इतना अच्छा था कि आजकल भी ऐसा नगर नियोजन देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में जो अनाज मिला है उसमें क्या क्या मिला है, गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल, ये सब मिले हैं। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन से जानवरों से परिचित थे, तो भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, वृषभ सबसे इम्पोर्टेंट जानवर था हड़प्पा सभ्यता का, क्योंकि इसकी जो तस्वीरें हैं वो बहुत सारे मोहरों पर मिली हैं और इसका प्रयोग कृषि में कार्य के लिए, खेत जोतने के लिए किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की दो बस्तियां जो है दो भागों में विभाजित थी। एक को हम जो छोटा भाग था जिसको हम पश्चिमी भाग में, जो पश्चिमी दिशा में था उसको हम दुर्ग कहते थे, और जो पूर्वी भाग में था वो बड़ा था जिसमें कि आम लोग रहते थे, उसको हम निचला नगर कहते हैं। और दुर्ग में राजा महाराजा और बड़े अधिकारी रहते होंगे ऐसा अंदाजा लगाया गया है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण का मतलब है 90 डिग्री के एंगल पर काटती हैं। सभी जो सड़कें थी उनको इतने अच्छे से बनाया गया था कि काफ़ी चौड़ी थी और टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती थी, सीधी और सपाट होती थी और एक दूसरे को कट भी 90 डिग्री के एंगल पर करती थी। तो 90 डिग्री के एंगल पर जब इस तरीके से सड़कें एक दूसरे को काटती हैं तो उसको हम ग्रिड पद्धति कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जल निकासी प्रणाली हड़प्पा सभ्यता की अनूठी थी। ऐसी जल निकासी आज भी हमारे इंडिया में नहीं है जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने उस समय विकसित कर रखी थी कि घर के गंदे पानी की नालियों को गली की नालियों से जोड़ा जाता था। नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी, उस समय भी नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी और विशेष बात यह है कि नालियों को ढक कर रखा जाता था और जगह जगह मेन होल बने होते थे जहाँ से जो है नालियों की सफाई की जाती थी। तो हम देखते हैं कि हमारे देश में आज भी नालियाँ ढकी हुई नहीं है, जबकि अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो आज से इतने साल पहले हमारे देश के ऐसे भी लोग थे जो उस समय नालियों को ढक कर रखते थे। ये बहुत ही अनूठी बात है, बहुत ही अनोखी बात है हमारी सभ्यता की। नेक्स्ट है निचला शहर, यानी कि वो लोग जहाँ पे आम लोग रहते थे, गरीब लोग रहते थे। तो यहाँ के आवासीय भवन के उदाहरण प्रस्तुत करता। आवासीय भवन मतलब यहाँ पे लोग रहते थे। और दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः दुर्ग यानी कि जो छोटे वाला था, ऊंचाई पर जो बना हुआ था, वहाँ पर विशेष लोग रहते थे और विशेष जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते थे वो वहाँ पर उसके लिए उनका प्रयोजन होता था। जैसे मान लो स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो का, और जो भी बड़ी बड़ी जो इमारतें मिली हैं जहाँ पे मान लो कि पब्लिक इकट्ठी हो सकती है, वो सब हमें दुर्ग नामक स्थान से ही मिली है। जबकि जो निचला शहर था वहाँ से घरों के नमूने ही मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नहरें, कुएं, जलाशय सिंचाई के प्रमुख स्रोत थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सिंचाई के लिए किस किस चीज़ का प्रयोग करते थे। नहरों के अवशेष भी मिले हैं, कुओं के अवशेष भी मिले हैं और तालाबों के अवशेष भी मिले हैं। नेक्स्ट है विशेष स्नानागार। ये हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत ही आकर्षक पॉइंट है जो कि एक बहुत बड़ा स्नानागार है जो मोहनजोदड़ो से मिला है। ये कैसी शेप में है, ये आयताकार शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है, ऐसे जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ, मतलब इसके चारों ओर गलियां भी हैं, इसके चारों ओर कमरे भी बने हुए हैं और तालाब में उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। बहुत ही टेक्निकल तरीके से जो है ये जलाशय बनाया गया है। ऐसा लगता है कि विशेष अवसर पर जो है लोग स्नान करने के लिए इसमें पानी भरते थे और फिर इसको बाद में खाली कर दिया जाता होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता के समाधानों। समाधान का मतलब है लोग जैसे जिनकी डेथ हो जाती थी तो लोग क्या करते थे, तो आमतौर पर यानी कि ज़्यादातर तो लोगों को दफनाया ही जाता था गर्तों में। गर्त का मतलब होता है गड्ढे, तो जो मृतक होते थे उनको गड्ढों में दफना दिया जाता था। कैसे, बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन लेकर उसके अंदर जो है उनको डाल दिया जाता था। और क्योंकि वो लोग मरने के बाद भी जीवन में विश्वास करते थे तो उनके साथ खाने पीने की चीज़ें, औजार, ये सब चीज़ उसमें डाल देते थे। अब हमें कैसे पता, जब हमने खुदाई की तो हमें ऐसे बर्तन मिले हैं जिनके अंदर इंसानों के कंकाल मिले हैं, तो उससे सिर्फ अंदाजा
अंदाज़ा लगाया है कि ऐसे ऐसे हुआ होगा। एक्चुअल में जब कभी अगर हड़प्पा सभ्यता को हम पढ़ पाएंगे तो हमें सारा इतिहास पता चल जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या क्या करते थे, क्या क्या नहीं करते थे, और कैसे इतनी विकसित सभ्यता जो है वो अचानक से समाप्त हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है, आभूषणों व मनकों को तोलने के लिए बाट का प्रयोग भी होता था, और बाट जो है वो चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों कार्निलियन, एक सुंदर लाल रंग का जो है पत्थर जैसा होता है, जो मनके होते हैं यानी कि जो मोती वगैरह की माला पहनते थे वो कार्निलियन पत्थर के जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, ये सब पत्थरों के नाम हैं। और सेलखड़ी से तो ज़्यादातर मोहरें बनाई जाती थी, और या फिर तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं, शंख जो है वो फेयंस होता है, मिट्टी में चूना, वो क्या कहते हैं उसको, गोंद मिलाकर जो बनाया जाता है उसको फेयंस कहते हैं। पकी हुई मिट्टी, इन सब से जो है मनके बनाते थे और उनके आभूषण बना के पहनते थे। इसमें एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि हड़प्पा सभ्यता जब थी तो लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था। हड़प्पा सभ्यता से कोई लोहे का निशान नहीं मिला है, लोगों को लोहे के बारे में पता ही नहीं था। और ये जो मनके मिले हैं ये किस किस शेप में मिले हैं, चक्राकार, बेलनाकार, बेलन के जैसे, गोलाकार या खंडित होते थे। खंडित मतलब कोई भी डिजाइन कैसा भी। इसके बाद है, मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। मोहरे यानी कि जो ठप्पा होता था जिस पे पर्टिकुलर किसी व्यापारी का अपना निशान होता था, और उस पे जो निशान होता था मुद्रांकन, इसका काम क्या था कि हमें कहीं दूर अपना सामान भेजना है तो उस पर ठप्पा लगा के दिया जाता था ताकि आसानी से पता चल जाए कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा में पाई जाने वाली लिपि को पढ़ने में विद्वान, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि अब तक हम इस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं कि एक्चुअल में लिखा क्या हुआ है। हड़प्पा की लिपि वर्णमाली थी, मतलब इसमें भाव चित्रात्मक लिपि है हड़प्पा सभ्यता की। कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, कुछ जगह पे फोटो बनी हुई है, ड्राइंग बनी हुई है, तो कैसा क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली किसी को पता ही नहीं है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हमने अंदाजा लगाया कि संभवतः जो है इसमें 375 से 400 जो है चिन्ह रहे होंगे। जैसे मान लो कि हम अपनी हिंदी की वर्णमाला की बात करते हो तो हम उसमें पढ़ते हैं कि 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, आसानी से हम याद भी कर लेते हैं, आसानी से समझ भी लेते हैं। यहाँ पे तो इसमें सिंबल ही, इस भाषा में सिंबल ही 375 से 400 के बीच में है, और अक्षर अलग है और चीज़ें अलग हैं, तो इसलिए जो है इसको अब तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन कोशिश जारी है पढ़ने की। और संभवतः है क्योंकि हमें यही नहीं पता कि किधर से क्या लिखा हुआ है, तो किधर से किधर लिखी हुई है ये भी समझ में नहीं आ रहा। तो कभी लगता है कि दाएं से बाएं, लेफ्ट टू राइट लिखी हुई है, कभी लगता है राइट टू लेफ्ट लिखी हुई है, कभी लगता है कि दोनों साइड लिखी हुई है, एक बार लेफ्ट से राइट लिखी हुई है, एक बार राइट से लेफ्ट लिखी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता का विनाश, कि ये सभ्यता है, इसका विनाश कैसे हो गया। तो ये भी हमने अंदाजा ही लगाया है कि शायद जलवायु में परिवर्तन हो गया, या लोगों ने बहुत ज़्यादा वनों की कटाई कर दी, जैसे कि आजकल लोग वनों की कटाई कर रहे हैं, तो एक दिन इस सभ्यता का भी विनाश बस होने ही वाला है, ठीक है। या फिर बाढ़ आई होगी, या नदियाँ सूख गई होंगी, या नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया होगा, तो कहीं पर बाढ़ और कहीं पर सूखा आया होगा, या हो सकता है भूकंप आ गया, या किसी बाहरी आक्रमण, क्योंकि उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के बाद वैदिक सभ्यता शुरू होती है। तो ऐसा मानते हैं कि शायद जो आर्य थे उन्होंने आके हमारे देश पर आक्रमण किया और यहाँ की सभ्यता के लोगों का अंत कर दिया। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और भी हैं कि हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है। पूर्व हड़प्पा सभ्यता का काल 2600 ईसा पूर्व से है, मतलब 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व हमारा पूर्व हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का विकसित काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक, और उत्तर हड़प्पा जो है 1900 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक है, और फिर 1500 ईसा पूर्व से हमारा वैदिक काल शुरू हो जाता है, ठीक है। ये हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है कि उत्तर में जो है हड़प्पा सभ्यता जो है वो ऐसे फैली हुई थी, ऐसे
त्रिभुजाकार में हड़प्पा सभ्यता की जो शेप है, जो जहाँ से जितने स्थान मिले हुए हैं, हड़प्पा का आकार जो है सभ्यता का वो त्रिभुजाकार है, जिसमें कि सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है, उत्तर वाला हिस्सा, वो कौन सा है, वो मांडा नामक एक जगह है। मांडा नामक एक जगह जो कि हमारी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और दक्षिण वाला छोर जो है वो महाराष्ट्र में एक जगह है, दैमाबाद, वहाँ पर है। और ये वाला जो छोर है, ये वाला छोर, ये महाराष्ट्र में दैमाबाद तक है। और इधर वाला जो छोर है, पूर्वी छोर, इधर वाला पश्चिमी छोर है। पश्चिमी छोर जो है सुतकांगनडोर, ये ईरान जाने वाले रास्ते पर जो है पड़ता है। और पूर्वी छोर जो इधर वाला छोर है, ये हमारा यूपी में पड़ता है, आलमगीरपुर। तो ये हड़प्पा सभ्यता के सबसे एंड वाले पॉइंट है चारों दिशाओं में। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता की कुछ और विशेषताएं ये हैं कि बस्तियां दो भागों में बटी हुई थी, एक को हम दुर्ग कहते थे, एक को हम निचला शहर कहते थे। और जल निकासी की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। हड़प्पा सभ्यता से मिलने वाले समाधान, आमतौर पर मृतकों को गड्ढों में दफनाया जाता था। मृतकों के द्वारा सुदूर क्षेत्रों से संपर्क संभव हुआ था, जैसे कि मैंने बताया कि विदेशों से भी व्यापार वो करते थे, विनिमय के लिए, मतलब व्यापार के लिए बांट का प्रयोग करते थे। बांट चर्ट नमक पत्थर से बनाए जाते थे और ये घनाकार होते थे। घनाकार होता है क्यूबिक शेप, और इन पर कुछ अंकित नहीं होता था, सिंपल होते थे। लेकिन जो मोहरें होती थी उन पर कोई फिक्स डिजाइन बना होता था। कुछ पुरातत्वविदों का यह भी मानना है कि हड़प्पाई समाज का कोई शासक था, या मतलब कोई राजा होता था या नहीं होता था, इस पे भी डाउट है। कई बार तो ऐसा लगता है कि राजा होता था, क्योंकि एक बहुत बड़ा भवन मिला है जिसको देख के ऐसा लगता है कि ये राजमहल है। तो कई बार ऐसा लगता है कि इतनी अच्छी व्यवस्था हो रखी है कि बांट जो है व्यापार करने के अपने नियम हैं, वस्तुओं को नापने तोलने की अपनी चीज़ें हैं, और नालियों की इतनी अच्छी व्यवस्था है, सड़कों की इतनी अच्छी व्यवस्था है। इन सब को देख के तो ऐसा लगता है कि हड़प्पा में जरूर राजा महाराजा रहे होंगे, वरना तो इतने अच्छे तरीके से मैनेजमेंट किसने किया। लेकिन हमें कोई प्रूफ नहीं मिला है, तो इसलिए हम जो है इस चीज़ में क्या कहेंगे कि हमें मानते हैं कि वहाँ कोई ऐसे शासक के बजाय कई शासक रहे होंगे जिन्होंने मैनेजमेंट किया होगा, या नहीं होंगे, इस बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, उसको हम ग्रिड बत्ती कहते थे। और शिल्प कार्यों में मन के बनाना, शंख काटना, धातुओं के काम करना, ये सब भी सम्मिलित था। तो ये जो आपका चैप्टर 1 है उसका सारा जो इम्पोर्टेंट था ये बहुत ही शॉर्ट में है। इसके ऊपर मैं लॉन्ग वीडियो भी बनाऊंगी, पर अभी के लिए मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है ताकि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों को इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है उनके पास भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू।